Hello guys. Now we will discuss triple five timer. Triple five timer. What is the triple five timer? Pin configurations of the triple five timer. Triple five timer in astable operation. Triple five timer in monostable operation. And what are the triple five timer applications? ठीक है. अच्छा जी. उसके बाद the triple five timer is one of the most remarkable integrated circuits ever developed. ठीक है. It comes in a single or dual package and even low power CMOS version exist ICM 7555. तो इसके जो पार्ट नंबर्स हैं वो है LM555, NE555, LM556, NE556। ये इसका लेआउट है जनाब 8 पिन वाला जो डुअल है। इसमें आप देखें कि ग्राउंड पिन, ट्रिगर, आउटपुट रीसेट, फिर कंट्रोल, थ्रेशोल्ड, डिस्चार्ज और वीसीसी। ठीक है, ये हम इसकी मैंने आपको पहले एक एनिमेशंस दिखाई थी जिसके अंदर वो बेसिकली इसमें क्या था, फ्लिप फ्लॉप था, कंपैरेटर थे, वोल्टेज डिवाइडर था। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर के बाद आगे कंपैरेटर्स आ जाते हैं, कंपैरेटर के बाद फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, फ्लिप फ्लॉप के बाद इन्वर्टर लगा होता है और उसके साथ ऊपर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे इसमें। ऑल्सो अवेलेबल 556 टू 556 इन वन, ये डुअल इन लाइन पैकेज डिप और 555 इन मेटल कैन कन्फिगुरेशन। तो ये देखें, ये इस जो है मेटल कैन, ये जो कन्फिगुरेशन है ये वो है, यानी सर्कुलर आप कह लें। ठीक है, अच्छा जी। 555 टाइमर कंसिस्ट ऑफ 2 वोल्टेज कंपैरेटर्स। ठीक है, 2 वोल्टेज कंपैरेटर्स, 2 वोल्टेज कंपैरेटर्स बाई स्टेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी वो जो RS फ्लिप फ्लॉप था, SR फ्लिप फ्लॉप आप कह लें, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर और रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क। ये 4 चीज़ों पर आपका 555 टाइमर जो है वो मुश्तमिल होगा। सही है, अच्छा जी। ये इसकी डायग्राम है जनाब, इसमें आप देखें ठीक है, R1 सेम रेजिस्टेंस है, तो VCC क्या होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3 VCC और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 VCC, मतलब इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 कंपैरेटर्स हो गए आपके जी। तो ये आपका डिवाइडर लग गया, डिवाइडर के बाद आपका कंपैरेटर लग गया। पहला जो कंपैरेटर 1 है उसकी जो नेगेटिव पॉइंट है, जो इन्वर्टिंग पॉइंट है, वो हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस के बाद, और जो दूसरे वाले का है वो हमने जो लास्ट रेजिस्टेंस है उससे ऊपर लगा दिया, यानी 1/3 VCC और ऊपर क्या है 2/3 VCC। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे फ्लिप फ्लॉप लग गया, RS फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर लगाया हुआ क्यू के बाद इन्होंने, और क्यू बार से जो है वो 100 ओम के साथ एक ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, द कंपैरेटर इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन। द कंपैरेटर कंपेयर्स टू एनालॉग वोल्टेजेस एंड प्रोवाइड्स अ डिजिटल आउटपुट। यानी अगर आपका V पॉजिटिव वोल्ट V नेगेटिव वोल्ट से ज़्यादा होगा तो इसकी आउटपुट क्या होगी 1, और अगर आपका V पॉजिटिव V नेगेटिव वोल्ट से कम होगा तो आउटपुट क्या होगी 0। यानी इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो 1 0 की फॉर्म में होगी डिजिटल, लेकिन जो इनपुट हो सकती है वो एनालॉग वोल्टेज हो सकते हैं 1 2 3 4 5 वोल्ट। सही है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 6 7 8 वोल्ट, इस तरह से एनालॉग। तो इफ V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव द आउटपुट इज अ डिजिटल 1। If V negative is greater than V positive, the output is a digital 0। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है नेटवर्क, और वहाँ से हमने ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है। A 3 resistor voltage divider provides reference voltages। Comparator comparators compare the voltage levels। If positive is higher output 1, if negative is higher output 0। और उसके बाद आगे RS ये लैच लगा हुआ है फ्लिप फ्लॉप। द कंपैरेटर्स प्रोवाइड डिजिटल लॉजिक टू एन SR लैच। ठीक है, द कंपैरेटर्स प्रोवाइड द डिजिटल लॉजिक टू एन SR लैच। अगर सेट देखें RS 0 0 तो प्रीवियस स्टेट, S1 R0 तो सेट है, Q1 Q बार 0, S0 R1 रीसेट है, यानी Q0 Q बार 1। और अगर दोनों 1 1 हो जाए तो फिर हमने देखना प्रायोरिटी किसकी है। सेट की प्रायोरिटी है तो आउटपुट 1 आ जाएगी, Q1 हो जाएगा। अगर रीसेट की प्रायोरिटी है तो Q0 हो जाएगा। सही है, अच्छा आगे चलें। यहाँ पे देखें, ये इसकी पिन्स बता दी हैं। VCC कनेक्शन पिन नंबर 8, पिन नंबर 5 है कंट्रोल कनेक्शन यूज विद द फिल्टर कैप, और पिन 1 है ग्राउंड कनेक्शन, पिन 2 है ट्रिगर कनेक्शन लो कंपैरेटर। ठीक है, और पिन 6 है थ्रेशोल्ड कनेक्शन हाई कंपैरेटर। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। इसमें SR लैच होल्ड्स इट्स आउटपुट स्टेट्स। ठीक है, द रीसेट इनपुट कैन बी यूज टू इनेबल और डिसेबल द टाइमर।
जो रीसेट की जो इनपुट है उसको इनेबल या डिसेंबर द टाइमर, पूरे 555 टाइमर की बात कर रहा है। द क्यू आउटपुट कंट्रोल्स द ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ। द क्यू आउटपुट कंट्रोल्स द ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ, ठीक है। द ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक अ स्विच, स्विच के तौर पे काम करेगा, ग्राउंड देगा या ग्राउंड नहीं देगा, ठीक है। तो ये आगे हम देखते हैं। द बफर हैज़ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंक्शंस, ये जो बफर हैज़ ये जो लगा हुआ है बेसिकली इन्वर्टर है। अच्छा आगे देखेंगे इसको हम। अच्छा जी, अब इसमें पिन नंबर 7 आपके डिस्चार्ज कनेक्शन है, सही है। और रीसेट कनेक्शन एक्टिव लो है, एक्टिव लो यानी ज़ीरो पे ये एक्टिवेट होगा, इसको एक्टिव लो बोलते हैं। और ये जो पिन नंबर 3 है ये आपकी डिजिटल आउटपुट है। अच्छा जी, अब 555 एज एन ए स्टेबल, ए स्टेबल से का क्या मतलब है, जो स्टेबल नहीं है, यानी एज एन ऑसिलेटर, एज एन ऑसिलेटर ए स्टेबल यानी इसकी स्टेबल नहीं है, ये इसकी स्टेट चेंज हो रही है, हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रही है। तो ये सबसे इसका कॉमन, इसका यूँ कह लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ है एज एन ऑसिलेटर। तो इसमें देखें, इसके अंदर देखें, इसमें आपकी 2/3 VCC, 1/3 VCC, 5K 5K 5K, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि RA RB और C लगा हुआ है, RA RB और C, ठीक है। और यहाँ से आपको लास्ट एनिमेशन में मैंने दिखाया था कि चार्जिंग में जब चार्जिंग हो रही होगी कैपेसिटर की तब दोनों रेजिस्टेंस आएंगे सर्किट के अंदर, और जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस आएगी सर्किट के अंदर, सही है। ये लास्ट हमने जो वीडियो एनिमेशन देखी थी इसमें। अच्छा जी, 1 ग्राउंड, 2 ट्रिगर, 3 आउटपुट, 4 रीसेट, 5 CTL वोल्टेज, 6 थ्रेशोल्ड, 7 डिस्चार्ज और 8 VCC, सही है। अच्छा आगे चलते हैं जी, इसको देखते हैं। The 555 timer is one of the best known ICs. The 555 is a part of every experimenter's toolkit. It is capable of creating a wide variety of circuits, including oscillators with adjustable frequency and duty cycle, monostable vibrators, analog to digital converters, frequency meters, and many other applications. The clock on the Vulkan board is generated by a 555 timer. अब ये जो clock है ये A stable mode के अंदर जो है वो generate होगी। In this course, we will use the 555 timer in two modes, A-stable and monostable. With some calculations, we can determine the values of the capacitor and the two resistors RA and B, जो अभी डायग्राम में हमने देखी थी, दो लगी हुई हैं। For the A-stable operations, monostable, we can determine the value of the resistor and the capacitor with a simple formula for one short operation. इसमें आपको एक स्विच लगाना पड़ता है मोनोस्टेबल में, ठीक है। एक इसका बाईस्टेबल मोड होता है, उसमें दो स्विच लगाते हैं। अगर आप याद करें जो लास्ट लेक्चर में हमने जो इसकी एनिमेशन देखी थी उसमें दो स्विच लगाते हैं, ठीक है, वो आगे देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब ये आपका जनाब सर्किट है इस तरह का, ये आपके सामने लगा ए स्टेबल ऑपरेशन के अंदर दो रेजिस्टेंस हैं, इस पे फोकस करें, RA RB और C, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस क्या है कि C बिगिंस चार्जिंग वाया RA एंड RB। बेसिकली क्या करोगे आप जो है ये जो कैपेसिटर का जो पॉइंट है ना कैपेसिटर का, ये इधर आपने कनेक्ट किया होना है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव पिन है ना, 2 ट्रिगर पिन, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया होना है आपने। तो जब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 1/3 VCC से जैसे गिरेगा, जैसे 1/3 VCC से गिरेगा तो क्या होगा, आपका ये कंपैरेटर आउटपुट क्या करेगा, 1 आउटपुट देगा, यानी एक्टिव कर देगा, इसके आउटपुट को एक्टिव कर देगा। उससे क्या होगा कि ये सेट हो जाएगा। उस सेट के नतीजे में क्या होगा, सेट के नतीजे में क्यू बार क्या हो जाएगा, देखें सेट के नतीजे क्यू 1 होगा, क्यू बार 0। जब ये 0 होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी टैंकी बननी शुरू हो जाएगी। याद करें पुरानी जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, टैंकी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो वो चार्जिंग प्रोसेस होगा, अब चार्ज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे ही कैपेसिटर जो है उसका वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज 2/3 VCC को टच करेगा, यानी ये इसको जैसे ही टच करेगा यहाँ पे 2/3 VCC से जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपने जो है ये देखें जी, ये अब इस डायग्राम से ज़रा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये आपका जो है ना 555 टाइमर को एज एन ए स्टेबल हमने जब चलाना है तो ऐसे कनेक्ट करना है। ये मैंने ब्रेड बोर्ड पे भी बनाया हुआ सर्किट, यानी आपने अगर LED फ्लैश करानी है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जहाज़ में नहीं देखा होता रात के वक्त वो लाइटें जल रही होती हैं, तो उससे ये सिंपल सर्किट से वो आप एक LED जो है ऐसे चला सकते हैं। तो या कोई अलार्म लगा दें, जो जैसे वाल अलार्म थे, बोले फिर बंद हो जाए, फिर बोले फिर बंद हो जाए, फिर बोले फिर बंद हो जाए, यानी आपको एक क्लॉक सिग्नल जनरेट कराना है ना, ठीक है। तो ये इससे जो है वो आपका जनरेट हो जाएगा इजीली। अच्छा, तो अब इसमें आप देखें कि ये जो कैपेसिटर का जो पॉइंट है ना, ये आपने यूज़ किया पिन नंबर 6 पे
और पिन नंबर 2 पे, ये पिन नंबर 2 है आपकी यहाँ पे देखें। और उसके बाद जो ये पिन है, पिन नंबर 6 किधर है, ये रही पिन, ये पिन नंबर 6, ये आपकी पिन है, ये वाली, ठीक है। तो पहले क्या था कि पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज था, वो चार्जिंग शुरू हो गई उसकी कैपेसिटर की। चार्जिंग कैसे हो रही है, आर ए और आर ई के थ्रू, यानी आर ए, आर बी और सी के थ्रू क्या हो रही है, चार्जिंग, ठीक है। क्या हो रही है, चार्जिंग। अब जैसे ही वो चार्ज होना शुरू हो गया, उस पर चार्ज, वो जो वोल्टेज है उसका वो बढ़ना शुरू हो गया। जैसे वो वोल्टेज 2/3 वीसीसी से ज्यादा हुआ, यानी वी पॉजिटिव बिकम्स ग्रेटर देन वी नेगेटिव, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। अब उसकी जो ऊपर वाला कंपैरेटर है उसकी जो अब आउटपुट है 1, उससे क्या एक्टिवेट होगा, रीसेट, यानी उससे क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीसेट, रीसेट हो जाएगा। और उस दौरान अगर आप देखें कि उस दौरान आपका चूंकि ये भी वोल्टेज है ना, तो ये इससे ज्यादा ही होगा, तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, यानी इधर 0 होगा और इधर 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है R1 हो गया, S 0 हो गया। तो उस सूरत में ये रीसेट होगा। रीसेट का मतलब क्या है कि इसका Q0 Q बार 1, जैसे Q बार 1 होगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, यानी एज अ, हम इसको एज्यूम करते हैं एज अ स्विच यहाँ पे चल रहा है, या ये ऑन है या ऑफ है, तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा ये ग्राउंड ऊपर दे देगा। अब ये ग्राउंड जाएगी किधर, ये ग्राउंड जाएगी यहाँ पे पिन नंबर 7 से, यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड। अब ये यहाँ पे ग्राउंड आ गई, तो देखें हुआ क्या, यानी यहाँ पे ग्राउंड आ गई, नहीं पिन नंबर 7 पे क्या आ जाएगी, ग्राउंड। देखें ये बड़ा काम समझने वाला है। देखें पहले क्या हो रही थी, चार्जिंग, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ग्राउंड नहीं थी क्योंकि ट्रांजिस्टर आपका ओपन था, ग्राउंड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा थ्रू आर ए एंड आर बी, कैपेसिटर चार्ज होगा। चार्ज होकर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एज अ फीडबैक यूज हो रहा है। जैसे ही वो वोल्टेज बढ़ता है 2/3 वीसीसी से, तो यहाँ पे अचानक ग्राउंड आ जाती है। जैसे यहाँ ग्राउंड आ जाएगी, अब क्या होगा, कैपेसिटर का जो सोर्स था वो कट गया, अब कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना शुरू हो जाना है। पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अब डिस्चार्ज होगा, जितना चार्ज हुआ था डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज कैसे होगा, आरबी के थ्रू, आरबी के थ्रू, उसमें आर ए निकल जाएगी सर्किट से, क्योंकि यहाँ ग्राउंड आ जाएगा ना, इधर भी ग्राउंड, अब आपका डिस्चार्जिंग सर्किट बन जाएगा, यानी ये आरसी सर्किट बन जाएगा जो अब ये डिस्चार्ज होगा। समझ आई बात की। तो ये है जनाब इसका ऑपरेशन, यहाँ से इसकी ऑपरेशन को समझ सकते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आउटपुट है, जो इसकी ऑसिलेटर वाली आउटपुट होगी, वो पिन नंबर 3 से आपको मिल जाएगी जो आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं पढ़ देता हूँ आपको कि सी बिगेंस चार्जिंग वाया आर एंड आर बी, वोल्टेज सी रीचेज रीचेज 2/3 VCC SR फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट, तो क्यू बार क्या हो जाएगा, 1। द ट्रांजिस्टर इज एनेबल्ड डिस्चार्जिंग सी वाया आरबी। समझ आ गई। तो फिर अब वो आरबी के थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। वोल्टेज एट सी रीचेज 1/3 VCC। अच्छा, अब वोल्टेज डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। अब वोल्टेज जाहिर है कैपेसिटर का कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे वो वोल्टेज 1/3 VCC से कम होगा, ये वाला 1 हो जाएगा और ऊपर वाला 0 हुआ होगा उस वक्त। सही है, ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके नेगेटिव पे 2/3 VCC है। जैसे 2/3 VCC से वो कम होगा कैपेसिटर का वोल्टेज, ये 0 दे देगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब है आपका फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। जैसे फ्लिप फ्लॉप सेट होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बार क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ सेट होने से क्यू बार क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 होगा तो ट्रांजिस्टर जो कि पहले ऑन था वो ऑफ हो जाएगा। सही है, वो ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे फिर वो ग्राउंड हट जाएगा। जो ग्राउंड उसके आगे आके उस पर अपना काम दिखाना उसने शुरू कर दिया था ना ग्राउंड ने, अब वो ग्राउंड हट जाएगी और फिर वापस सोर्स सर पे आ जाएगा शेल्डर की तरह और उसको फिर चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज कैसे हो रहा है, थ्रू आर एंड आर बी, और डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, थ्रू आर बी। तो ये जनाब इसका है प्रोसेस वर्किंग का। द ट्रांजिस्टर इज डिसेबल्ड अलाउइंग सी टू रीचार्ज। अब हाई में देखें आप, जो इसकी चार्जिंग है 0.693 इंटू आर ए प्लस आर बी इंटू सी, और टी लो क्या है 0.693 आर बी इंटू सी। सही है, चार्ज डिस्चार्ज। अच्छा, तो अब ये टोटल टाइम क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, इन दोनों को ऐड कर दें तो वो आपका टोटल टाइम निकल आएगा। ठीक है, और ड्यूटी साइकिल क्या होगा, टी ऑन ओवर टोटल टाइम। सही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 ओवर टाइम पीरियड, यानी 1 ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ, टोटल टाइम होगा ना। तो उन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये आर बी डबल है, इसमें आर बी 2 हो जाएगा, तो 0.693 आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी, ये टोटल टाइम आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 ओवर टाइम। सही है, तो ये 1 ओवर 0.693 आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी। और ड्यूटी साइकिल क्या होगा कि ये वाला जो टाइम है इसको टोटल टाइम से आप कर दें डिवाइड, तो 0.693
एक मिनट, ये मैं आपको बोर्ड पे भी करके, तो ये देखें टी ऑन इज इक्वल टू 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी। अच्छा जी, और टी ऑफ इसमें क्या है 0.693 आर बी सी। ठीक है, टोटल टाइम क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 0.693 आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी। और ड्यूटी साइकिल क्या होगा फिर आपका टी ऑन ओवर टोटल टाइम। टी ऑन कितना है इसमें 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी ओवर टोटल टाइम, ये 0.693 आर ए प्लस 2 आर बी इंटू सी, सी से कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस 2 आर बी। ये आपका क्या है ड्यूटी साइकिल। सही है, हो गया। तो ये है जनाब आपका ड्यूटी साइकिल। तो जैसे जैसे कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग आपकी आउटपुट 1 आ रही है। ड्यूरिंग चार्जिंग यानी कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, जब यहाँ पे 0 है, क्यू बार क्या है 0, तो क्यू क्या है 1। आप यहाँ से ले लें या यहीं क्यू बार के बाद इसने देखें इन्वर्टर लगाया हुआ है, क्यू बनाया हुआ है इसने। सही है, तो क्यू क्या आ रहा है 1, यानी जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आउटपुट क्या आ रही है 1, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है आउटपुट क्या आ रही है 0। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है ये कैलकुलेशंस होनी है। ये इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को बेस बना के हम आगे ऑसिलेटर डिज़ाइन करेंगे। Externally, the 555 timer requires an RC circuit to create the time delays required for the time high and time low. Standard configuration requires common capacitor, a resistor for the charge cycle, a resistor for the discharge cycle. तो बेसिक कनेक्शंस इसमें ग्राउंड VCC है। सम 555 टाइमर्स में फंक्शन एज वोल्टेजेस अदर दैन 5 वोल्ट्स। रीसेट है एक्टिव लो, और आउटपुट है इसमें देखें VCC ग्राउंड ट्रिगर आउटपुट रीसेट डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड और कंट्रोल। सही है। अच्छा, स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस क्या हैं, ट्रिगर मॉनिटर्स द लो वोल्टेज, थ्रेशोल्ड मॉनिटर्स द हाई वोल्टेज। ठीक है, ये देखें ना, ये वाले जो है ये यहाँ पे आप देखें, ये थ्रेशोल्ड और ट्रिगर ये दोनों 6 नंबर और ये 2 नंबर। सही है, थ्रेशोल्ड मॉनिटर्स द हाई वोल्टेज एंड डिस्चार्ज। अच्छा जी, ट्रिगर मॉनिटर्स द लो वोल्टेज, थ्रेशोल्ड मॉनिटर्स द हाई वोल्टेज, डिस्चार्ज पाथ टू द ग्राउंड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर, कंट्रोल स्पेशलाइज्ड इनपुट फिल्टरिंग एंड स्पेशल एप्लीकेशंस। अच्छा जी, ये वही डायग्राम है जिससे मैंने आपको ये बताया। ये भाई ये सर्किट है, इसको आप एक बार ना खुद ब्रेडबोर्ड पे बनाओ और फिर आउटपुट चेक करो और इस तरह से कैलकुलेशन करो अपने टाइम की। खुद करोगे तो उसका लेवल ही और होगा, उस अंडरस्टैंडिंग का लेवल ही और होगा। ये बनाओ, एक बज़र बना लो, या आप बज़र नहीं बनाना तो आप एक लाइट बना लो LED की, फ्लैशर बना लो, घर में लगा लो, उसको बना के पता चले जी इंजीनियर साहब ने बनाया। सही है, तो ये बड़ी एक इससे आपको जिसका कहते हैं ना जो लर्निंग का मज़ा आएगा ना, वो ऐसे थ्योरी पढ़ने से स्लाइडें पढ़ने से वो मज़ा नहीं आएगा जो आप करेंगे प्रैक्टिकली। बहुत सस्ता सा सामान होगा ये, आपको सस्ता मिल जाएगा। ये चीज़ें सारे रजिस्टर हैं, 555 टाइमर है, एक LED है, बैटरी है छोटी, वो मिल जाती है आपको आराम से मार्केट से। अब ये देखें इसके T1 कितना है 0.693 RA प्लस RB इंटू सी, और T2 कितना है 0.693 RB इंटू सी। F इज इक्वल टू 1/T1 प्लस T2। ठीक है, ये भी हमने कैलकुलेशन इधर की। अच्छा, इसका जो मिनिमम ड्यूटी साइकिल है वो 50% से ज़्यादा ही होता है इसका ना, ग्रेटर दैन 50% निकलता है। ठीक है, 50% से यूँ समझ लें कि ये ज़्यादा होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखें इसकी स्टेबल ऑपरेशन जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें इसकी आउटपुट क्या आ रही है। आउटपुट जो है पिन नंबर 3 है ना, उससे आउटपुट आपकी इस तरह की मिल रही है, साइन लाइक ऑसिलेटर। तो ये क्वेश्चन भी आता होता है कि ऑसिलेटर डिज़ाइन करें इतनी फ्रीक्वेंसी का। अच्छा चलें, मैं अब आपसे पूछता हूँ, एक ऑसिलेटर को डिज़ाइन करना है एक सर्टन फ्रीक्वेंसी का, क्या करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, उससे आप क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, उसमें फिर आप कैपेसिटर एज्यूम कर लें कोई एक वैल्यू का, उससे फिर आप एक पहले आप लो का निकाल लें। लो की इक्वेशन में जब आप, अच्छा लो की इक्वेशन में से आपका ना क्या निकलेगा, आपकी एक रेजिस्टेंस निकलेगी RB, फिर उसके बाद आप हाई का RA निकाल लें। तो ये उसका डिज़ाइन प्रोसीजर होगा, यानी आपको फ्रीक्वेंसी बताई होगी, उससे टाइम पीरियड निकालना है, और उस टाइम पीरियड से टोटल T ऑन निकल आएगा और T ऑफ निकल आएगा, और फिर उनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आप जो है वो
निकाल सकते हैं। ये आगे एक न्यूमेरिकल आ रहा है, वो हम अभी करेंगे। दूसरा ऑपरेशन होता है वन शॉट ऑपरेशन, इसको कहते हैं मोनोस्टेबल वन शॉट ऑपरेशन। यानी जब आपने इसको स्विच दबाओगे, ट्रिगर करोगे, तो एक आपको आउटपुट पे पल्स मिलेगी, वो टाइम है, वो टाइम अगेन आप आरसी सर्किट वहाँ लगाओगे, उससे कैलकुलेट हो सकता है। और दूसरा होता है बाइस्टेबल ऑपरेशन के, जैसे आप T1 शॉट लगाते हो तो ये अप हो जाएगी, और फिर आपने जहाँ पे भी इसको बंद करना है, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है, इसमें तो ये प्री डिफाइंड है ना, इतना ही होगा। इसमें ये आप वेरी कर सकते हो, T1 T2 की लेंथ को वेरी कर सकते हो। वो कैसे करोगे? इस सेकंड शॉट से, कि जब भी आपने इसको बंद करना है, बटन दबाया ऑन हो गया, फिर बटन दबाया दूसरा तो ऑफ हो गया। सही है? पहला वन शॉट ऑपरेशन है, दूसरे वाला नीचे वाला टू शॉट ऑपरेशन है, कि एक बटन दबा के ऑन, दूसरे बटन से ऑफ। वो आपके पास है कि आपने कब दबाना है। सही है? अच्छा, आगे चलते हैं। हाई टाइम की ए स्टेबल की कैलकुलेशंस करते हैं। ये टी एल क्या है 0.693 RBC, और टी एच क्या है 0.693 RA प्लस RB इंटू सी। तो ये देखें टी एच और टी एल है, तो द वैल्यू 0.693 is a factor associated with the charge start cycle of the 555 timer. Duty cycle must be greater than 50%. अच्छा, अब डिज़ाइन एन ऑसिलेटर विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज विद अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 78%। ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी साइकिल उसने दिया है 78% का, और उसके बाद 200 हर्ट्ज उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या होगा? 1/200। यहाँ से एक टाइम पीरियड निकालें, कितना निकलता है? 0.005 सेकेंड। अब टी ऑन क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, टी ऑन बताओ भाई क्या होगा? तो 78%, 0.78% ऑफ द टाइम पीरियड 005, ये टी ऑन आ जाएगा। सही है? ठीक है। अच्छा जी, टी ऑफ क्या होगा? टोटल टाइम जो है ये वाला 0.005 माइनस टी ऑन, उसे आपका टी ऑफ आ जाएगा। सही है? अच्छा, अब आप एक कैपेसिटर ज्यूम कर लें, उसके बाद टी ऑफ की इक्वेशन क्या थी? 0.693 RB इंटू सी। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, तो आप RB निकाल लें। सही है? वहाँ अच्छा, अब RA के लिए क्या करना है? टी ऑन इज इक्वल टू 0.693 RA प्लस RB इंटू सी। सही है? अब इसमें आप RA निकाल लें, तो यहाँ से वो वैल्यूज जब आप लगाओगे सर्किट पे, उसी पे जो अभी मैंने दिखाया आपको, आपका 555 आपका ऑसिलेटर बन जाएगा। ये करना है आपने, ये अब आपके ऊपर है ये टास्क। लैब में आई थिंक आपने की होगी, लेकिन ये बनाया ऑसिलेटर, वहां पे कैसे लाइट जलाई थी? एलईडी नहीं, एलईडी लगाओ और चला के दिखाओ, घर में बजर लगा लो, बजर लगा लो घर में। ये बड़ी काम की चीज़ है भाई, 555 टाइमर। तो 78% इंटू 0.005 3.9 मिली, और 22% 78 ऑन है ना, तो ऑफ क्या होगा? 100 माइनस 78 22%, वो कर रहे वो तकरीबन 1.1 मिली निकलता है। सही है? तो अब सिंस देयर आर टू वेरिएबल्स इन सेलेक्ट सी, अब सी उसने कहा भाई जी मैं 10 माइक्रो का यूज़ करता हूँ जो मार्केट से इजीली अवेलेबल है, आप 1 माइक्रो भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो टी एल पहले टी एल से 0.693 RB इंटू सी, तो यहाँ से इसने RB निकाली पहले 158.7 ओम, और फिर उसके बाद उसने RA निकाली 404.1 ओम। ये रेजिस्टेंस को आप इस सर्किट में लगाओगे, तो ये आपका एज अ यानी यहाँ आउटपुट पे आप क्या लगाओ? यहाँ पे आप एलईडी विद ग्राउंड लगा दो, तो ये आपकी जो है वो आपकी एलईडी फ्लैश करेगी, इतने सेकंड के लिए ऑन, इतने सेकंड में ऑफ। सही है? तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है? RA प्लस RB ओवर RA प्लस 2RB। ये तो हमें पता है, ड्यूटी साइकिल उसने खुद ही बताया हुआ 78%। और फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ये भी उसने बताया हुआ 200 हर्ट्ज, तो 1/0.693 इंटू RA प्लस 2RB। जैसे मैं स्विच S1 को प्रेस करूँगा, स्विच S1 को जैसे प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ग्राउंड आ जाएगा। जैसे ग्राउंड आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपका 1, ये आपको आउटपुट 1 देगा। जैसे ये आपको आउटपुट 1 देगा, तो ये आगे, तो जैसे मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पे मेरा ग्राउंड आ गया, तो ये जो आउटपुट कंपैरेटर की यहाँ से क्या मिल गया आपको? 1। जैसे 1 मिलेगा, ऊपर 0 है, तो ये SR फ्लिप फ्लॉप ये सेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में Q 1 हो जाएगा, Q बार 0 हो जाएगा। जब Q बार 0 होगा, तो आप देखें कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये बंद हो जाएगा आपका। जब ये बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब आपके कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है? अब एक ही रेजिस्टेंस है, सिर्फ R1। अब आपकी चार्जिंग हो रही है, ठीक है, चार्ज हो रहेगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो कैपेसिटर का जो है पॉइंट, ये देखें कैपेसिटर पे पॉइंट लगा हुआ है आपका 6 नंबर। जैसे ही
जैसे ही ये जो वोल्टेज हैं आपके 6 नंबर के इस 2/3 वीसीसी से ज़्यादा होंगे, तो फिर ये जो कंपैरेटर होगा इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 1, और इसकी 0 हो चुकी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है, यहाँ यहाँ पे जो वोल्टेज अगर आप देखें, ये स्विच वापस आ जाएगा ना, ये पुश बटन है, ये क्या है आपका पुश बटन है। तो फिर जैसे ही आपका जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा 2/3 वीसीसी से, यहाँ पे 1 आएगा, जिसके नतीजे में ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट के नतीजे में क्या होगा, क्यू पे 0 आ जाएगा और क्यू बार पे 1 आ जाएगा, और ये आपकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी आपके कैपेसिटर की। और डिस्चार्जिंग के नतीजे में क्या होगा कि आपको सिर्फ एक एक पल्स मिलेगी। सही है, ये देखें, ये देखें, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको एक पल्स मिलेगी, ठीक है, ये देखें, आपको एक पल्स मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है फिर यानी जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और जैसे वो 2/3 वीसीसी को टच करेगा तो ये आपका रीसेट हो जाएगा, आपका एस और जो फ्लिप फ्लॉप है ये रीसेट हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे में ये होगा कि क्यू 0 हो जाएगा, क्यू बार 1, क्यू बार 1 होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। ये डायरेक्ट ग्राउंड, आप यहाँ पे देखें ग्राउंड, यानी कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज हो चुका होगा, और यहाँ पे चूंकि 1 आ रहा है तो आउटपुट पे आपके क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपके एक साइकिल कंप्लीट हो गया, बस यही होता है। यानी इसको वन शॉट ऑपरेशन कहेंगे मोनोस्टेबल के अंदर, यानी ये मोनोस्टेबल है। यानी मोनोस्टेबल का मतलब ये है कि इसकी जो ऑफ स्टेट है वो स्टेबल स्टेट है। इसमें ऑन तब आता है जब आप बटन दबाते हो, जब आप बटन को दबाते हो। वो बटन कौन सा है, ये S1 है, ये देखो ये पुश बटन है। आपने इसको ट्रिगर करना होता है, ठीक है। जैसे आप इसको प्रेस करते हो ट्रिगरिंग होती है, उस ट्रिगरिंग के नतीजे में क्या होता है, एक पल्स पैदा होती है। क्या पैदा होती है, पल्स पैदा होती है। तो ये जनाब, और इसकी इक्वेशन अब क्या होगी, ये जो टाइम है इसकी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी इक्वेशन क्या है, 1.1 इंटू C1 इंटू R1। यानी ये जो आपने कैपेसिटर और रजिस्टर यूज़ किया ना, ये इसको ज़रब दें और 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि जी इतने सेकंड की पल्स पैदा करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने सेकंड की अगर पल्स पैदा करें, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने सेकंड की पल्स पैदा करें। ए स्टेबल नहीं, मुझे ऑसिलेटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पल्स चाहिए छोटी सी। जब भी मैं प्रेस करूं तो थोड़ी देर के लिए अलार्म बजता रहे, उसके बाद खुद ही बंद हो जाए। तो आप तब ये इसको मोनोस्टेबल में यूज़ करेंगे कि जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो थोड़े से टाइम के लिए वो आउटपुट 1 आएगी, बाद में 0 हो जाएगी। सही है, तो ये जनाब आपका जो है इसका ए स्टेबल, ये सॉरी मोनोस्टेबल मोड है। ए स्टेबल मोड में क्या था, आपका ऑसिलेटर था। ये मोनोस्टेबल है जो कि जिसमें एक स्टेट इसकी जो है वो आप ऑफ स्टेट इसकी स्टेबल है, और आप वन शॉट ऑपरेशन से एक छोटी सी पल्स पैदा कर सकते हैं। सही है, तो ये देखें, ये वन शॉट ऑपरेशन है। जब आपने स्विच को प्रेस किया उसमें कैपेसिटर चार्ज हुआ, जब कैपेसिटर 2/3 वीसीसी या थ्रेश को पहुंचा तो आपकी आउटपुट दोबारा 0 हो गई। सही है, तो ये इसकी कर्व्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। जनरेट्स अ सिंगल पल्स ऑफ द फिक्स टाइम ड्यूरेशन, ईच टाइम इट रिसीव्स एन इनपुट ट्रिगर पल्स, लेंथ ऑफ द पल्स इज t इज इक्वल टू 1.1 इंटू RC। सही है, सी आप एज्यूम कर लें, मैं वन माइक्रोफेरेट का या 10 माइक्रोफेरेट का आप एज्यूम कर लें। टाइम मैं आपको दे दूंगा भाई इतने टाइम का बना, तो वहाँ से इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, आर। वो आर मार्केट से खरीदो, इसको यार वेरीफाई करो। जब तक इसको ब्रेड बोर्ड पे वेरीफाई नहीं ना करोगे मज़ा नहीं आएगा आपको। सही है, अच्छा इसकी जो है और एप्लीकेशंस हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लैशर जो होता है आपका, ये एक प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप जो है यहाँ पे 555 टाइमर यूज़ किया है, और यहाँ पे कैपेसिटर है और 2 रेजिस्टेंस हैं 10 के और 47 के। सही है, 2 और 6 आपने इधर लगाई हुई हैं, 3 आपने इधर लगाई। ये ए स्टेबल मोड है ना। सही है, तो ये आपका जो है एक प्रोजेक्ट है फ्लैशर का। ठीक है, रैंडम्स फ्लैशर फॉर द 8 LEDs प्रोजेक्ट, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। वैसे इसकी बेतहाशा एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आप इसकी मदद से कोई आप फ्लैशिंग लाइट बना सकते हैं, फ्लैशिंग जो है आप कोई अलार्म बना सकते हैं, 1 शॉट बना सकते हैं, या 2 शॉट बनाना है बाइस टेबल में तो T1 T2 आपके पास उस मोड में आ जाएंगे। सही है, और ये जनाब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कि आपके पास जो डिजिटल वैल्यूज़ आ रही हैं उसको एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करना है। डिजिटल से क्या मुराद है, 1-0 के फॉर्म में। बाइनरी हम समझते हैं कि भाई वो बाइनरी जो है 1-0 के फॉर्म, उसको हम डिजिटल कहते हैं। डिजिटल 0101, ठीक है, सही है। उसको एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, एनालॉग क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, डिजिटल डोमेन से एनालॉग डोमेन में कैसे जाना है, तो वो हम देखते हैं।
अच्छा, फिजिकल वेरिएबल है, ये आपके सामने जो है वो एक एग्जांपल शो कर रहा है कि जैसे जो फिजिकल वेरिएबल होता है ना वो एनालॉग होता है नॉर्मली, प्रेशर लेवल टेम्परेचर फ्लो, उसमें एक ट्रांसड्यूसर लगाया है, ट्रांसड्यूसर एक वोल्टेज पैदा करता है या एनालॉग वोल्टेज करंट या वोल्टेज की फॉर्म में, तो वो एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद जाती है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल है। तो अगर इनपुट साइड से एनालॉग आ रही है उसको पहले आपको डिजिटाइज करना है। इसी तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, अगर यानी कंप्यूटर ने आगे कोई एनालॉग चीज चलानी है रियल वर्ल्ड की, तो कंप्यूटर तो डिजिटल है, तो इसका मतलब है आपको इसमें डैक लगाना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। उससे आपका क्या होगा कि एनालॉग एक्चुएटर फिर आप उससे चला सकते हो। एक्चुएटर जैसे वैल्व हो सकता है जो कि 0 to 100% में आप कहीं पे भी उसको चला सकते हो। सही है। तो जब पीएलसी आपको करवाएंगे ना, तो ये इसमें जो सिमेटिक मैनेजर है उसके अंदर ये स्केलिंग होती है, इसको स्केलिंग बोलते हैं। यानी आपके मसलन बाहर आ रहे हैं 5 वोल्ट, लेकिन पीएलसी के कंप्यूटर को ना कोई नंबर मिल रहा होगा, वो नंबर एक होगा, नंबर डिजिट्स होंगे, मतलब नंबर की फॉर्म में होगा बाइनरी पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो ये हम आगे इसको नेक्स्ट आई इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल की जो लैब है उसके अंदर इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे। अच्छा, एनी हाउ, तो डैक की एग्जांपल थी कि डैक क्यों चाहिए होते हैं, एडीसी और डैक हमें चाहिए होते हैं क्योंकि कंप्यूटर्स डिजिटल होते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉग होता है, तो उनको अगर इंटरफेस करवाना है तो हमें ये लगाने पड़ेंगे, एडीसी भी लगाना पड़ेगा और डैक भी लगाना पड़ेगा। टू कन्वर्ट द डिजिटल वैल्यूज टू एनालॉग वैल्यूज, परफॉर्म इनवर्स ऑपरेशन ऑफ द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, वी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजिटल वैल्यू। तो डिजिटल वैल्यू इसकी इनपुट होगी डैक की, और रेफरेंस वोल्टेज होगा, और आउटपुट क्या आएगी, एनालॉग वोल्टेज। अच्छा जी, डैक की एप्लीकेशंस क्या हैं, सीडी प्लेयर्स, एमपी3 प्लेयर्स, डिजिटल टेलीफोन आंसरिंग मशीन्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अच्छा जी, हाउ टू बिल्ड अ डैक, टू स्टैंडर्ड वेज ऑफ बिल्डिंग अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, बाइनरी वेटेड इनपुट, आर टू आर लैडर। ये दो सर्किट्स बड़े मशहूर हैं, बाइनरी वेटेड इनपुट और आर टू आर लैडर, आर टू आर लैडर। सही है। अच्छा, ये देखें, ये बाइनरी वेटेड रजिस्टर है, देखें वही इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, ओप एम्प आ गया, ठीक है। और इसमें जो है देखें, अब ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये स्विच जो है ना, ये स्विच ये डिजिटल है। अब इसमें एल एस बी है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और ये एम एस बी है, ठीक है। एम एस बी क्या होती है, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है एम एस बी, और एल एस बी जिसकी सबसे कम वेटेज है। तो एल एस बी वाली रेजिस्टेंस क्या है आपकी, 8R, और उसके बाद 4R 2R R, यानी R 2R 4R 8R। सही है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं ये बाइनरी वेटेड एवरेज है, उसका फार्मूला हम देखते हैं कि ये कैसे बनाएंगे। आप सर्किट एनालिसिस से प्रूव भी कर सकते हैं इसका फार्मूला। तो ये जनाब, आप अच्छा, अब आपको जो बिट पैटर्न होगा, यानी मतलब आपने क्या करना है कि जैसे डिजिटल कोई आपके पास ये 4 बिट का है ना, तो आपके पास 4 बिट डिजिटल वर्ड वर्ड होगा कोई, यानी हम उसको वर्ड क्या, वर्ड वैसे टू बाइट्स का होता है ना, वर्ड वर्ड वर्ड, एक बाइट की कितनी होती है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 2 बाइट्स का एक वर्ड होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक यूनिट है वो 4 बिट्स का, निब्बल कहते हैं आई थिंक इसको, निब्बल। तो 4 बिट्स हैं, और 4 बिट्स में ये वाली एम एस पी है और ये वाली एल एस पी है। अब मैं आपको देता हूँ भाई 1111, ये 4 बिट्स का कोड है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट निकालो, ये है बेसिकली इसका पर्पस। यानी 4 बिट्स का 111 भी हो सकता है, 1010 भी हो सकता है, 0101 भी हो सकता है। वो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे, तो इसका आप टेबल भी बना सकते हैं। तो एनी हाउ, तो ये सर्किट में जनाब अब हम देखते हैं ये चलेगा कैसे, ठीक है। ये आप देखें कि ये सारे के सारा जो यहाँ पे पहले बात तो ये देखें ये कौन सी कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है, इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में या नॉन इन्वर्टिंग में। ये इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है, तो प्लस इसका ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो भी आप वोल्टेज देंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे करंट फ्लो करेगा, और ये सारा करंट पैरेलल में आ रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, ये सारे पैरेलल के करंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीशन आई। अच्छा, वो सारे के सारे करंट अंदर चला जाएगा ओप एम्प के, नहीं, वो कहाँ जाएगा, वो आर से गुजरेगा, एस से गुजरेगा। तो यहाँ से आप सिंपली वोल्टेज कितना जनरेट होगा, यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, तो इधर कितने आ रहे होंगे, 0 वोल्ट, इधर भी 0 आएगा, तो V इक्वल टू आई आर लगा दो, V नॉट इज इक्वल टू समीशन आई इंटू आर। वहाँ से जो है ना इसका फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, वो फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, जैसे सारी आपने 111 के बिट्स दी हैं इनपुट पे, तो ये सारे स्विच क्या हो जाएंगे, 1, ये भी 1, ये भी 1 से क्या मुराद है, वी रेफरेंस उनको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वी रेफरेंस, ये वी रेफरेंस उनको मिल जाएगा। अच्छा जी,
ये देखें, अब ये है वेटेड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द बिट रिड्यूसेस द करंट बाय फैक्टर ऑफ 2 फॉर ईच बिट, यानी ये करंट को रिड्यूस कर देगा बाय फैक्टर ऑफ 2, यानी आर में से करंट है और एक 2R में से, जाहिर है हाफ हो जाएगा ना, और इसमें इसका हाफ होगा और इसका इससे करेंगे तो 1/4 होगा। इसी तरह यहाँ पे 8R में इससे कम होगा हाफ और पहले वाले से 1/8 हो जाएगा। सही है, तो रिड्यूसेस द करंट बाय फैक्टर ऑफ 2 फॉर ईच बिट। सही है। अच्छा, तो इसका फार्मूला हम समेशन आई करते हैं, समेशन आई इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू वी इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगा लें अगर हम, समेशन आई इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू B3 B2 B1 B0 ओवर, देखें B0 ओवर 8R प्लस B1 ओवर 4R B2 ओवर 2R B3 ओवर R। B क्या है? B बिट है, 0 1 0 1 0 1 के सूरत में। सही है। अच्छा, तो V नॉट क्या होगा? V इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो होगा ना V इक्वल टू आई आर, ये करंट यूं यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा होगा, लेकिन ये वाला करंट उल्टा फ्लो कर रहा है। सही है, तो इसलिए उस करंट को हमने नेगेटिव लेना है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रही है, माइनस आई इंटू आर माइनस वी रेफरेंस इंटू B3 प्लस B2 बाई 2 B1 बाई 4 और B नॉट ओवर 8। अच्छा, आर से कट गया, अगर आर एफ इज इक्वल टू आर हो ना, ये देखें आर एफ इज इक्वल टू आर करें तो ये कैंसिल हो जाएगी आर। सही है, इसमें से ये यहाँ पे देखें ना, आई आर आ गया ना, आई इंटू आर, तो आर यहाँ से कॉमन निकाल लें आप और ये कैंसिल हो जाएगी इससे, तो ये आपका आंसर एंड पे रह जाएगा माइनस वी रेफरेंस B3 प्लस B2 बाई 2 प्लस B1 बाई 4 प्लस B नॉट बाई 8, और इसको अगर आप सिंपल करते हैं तो ये बनता है माइनस वी रेफरेंस आर एफ डी इन ओवर 2 की पावर n माइनस 1 इंटू आर। अब ये जो डी इन है, ये बेसिकली ये बिट्स हैं, यानी बिट्स की जो आप कह लें कि बिट्स डीन बनेगा, अभी हम देखते हैं इसका, और आर एफ, और अगर ये इक्वल करते हैं तो ये आर एफ आर से कैंसिल हो जाएगा, अगर आपने इक्वल नहीं करना तो ऐसे रहने दें। सही है, तो ये बेसिकली आपका ये बन गया भाई, ये आपका डिजिटल टू एनालॉग बन गया, क्योंकि इसमें जो वी आउट है ना वो एनालॉग है। सही है, और इनपुट इसकी क्या है? वो डी इन इसकी इनपुट है, जो भी आप इसको बिट पैटर्न जो इसको दे रहे हैं। अच्छा, इसमें देखें, जब क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर अ 4 बिट वेटेड रेजिस्टर डैक वेयर वी रेफरेंस इज 5 वोल्ट, आर इज 1K, आर एफ कितना है? 470 ओम डिफरेंट है, डिजिटल इनपुट ऑफ 1010 इज अप्लाइड। तो डी इन क्या है आपका? 1010। तो इसमें आप देखें वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 470 इंटू ये उस फार्मूले से कर रहा है, ठीक है, माइनस 5 इंटू 470, आर एफ 470 आ गया, और बिट पैटर्न लगा लें 1010, ये आ जाएगा 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका 1010 10 होता है ना, 10 होता है 1010, तो ये 10 ही आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 क्या चीज़ है? 8 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, n इसमें कितना है? 4 बिट है ना, तो 2 की पावर n माइनस 1 यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 माइनस 1 इज 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। तो ये देखें 8 है इंटू, अब ये 1000 क्या है? ये वाला R है, ये क्या है? R 2R 4R 8R। सही है, R 2R 4R और 8R। सही है, तो ये वो वाला R है, यानी 1K, ये यूनिट यानी 1K। ये देखें ना, पुराना सर्किट आपको मैं फिर दिखा देता हूँ। सही है, ठीक, तो ये जेनेरिक फार्मूला, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर तो कैंसिल हो जाने थे, लेकिन यहाँ पे कई मतलब नहीं भी होते इक्वल, जैसे इस केस में। सही है, तो वी रेफरेंस अब आपको गिवन है कितना? 5 वोल्ट, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, वी नॉट इक्वल टू माइनस 5 470 ओवर 470 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1000, तो ये आपका आंसर आ रहा है माइनस 2.937 वोल्ट। यानी अगर आप ये बिट पैटर्न अप्लाई करेंगे तो आपको इतने वोल्ट मिलेंगे। अब मैं आपके बिट पैटर्न चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सारे ज़ीरो हैं। जब सारे ज़ीरो होंगे तो अब क्या आंसर मिलेगा? जब सारे ज़ीरो होंगे तो आप देखें, ये ज़ीरो जमा ये ज़ीरो जमा ये ज़ीरो जमा ये ज़ीरो, सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ आपको 0 0 0 1, तो उस सूरत में क्या होगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 के बजाय यहाँ 1 आ जाएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े थोड़े से वोल्टेज आएंगे। मैं आपको कहता हूँ 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, इसी तरह 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। अब बात समझ रहे हैं? इस तरह से मैं अपने 4 बिट्स का जो पूरा बना के ना, टेबल बना के हर एक का
जो है, बल्कि ये आपके टास्क है, आप करें इसको चार, ये पूरा एक टेबल बनाएं वही डीएलडी वाला, और उसके अगेंस्ट आउटपुट लिखें कि हर एक के अगेंस्ट कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो बन नहीं गया, क्या हुआ, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बन गया आपका। सही है। अच्छा आगे चलते हैं। A certain binary weighted input DAC has binary input of 1101, हाई कितना 3, लो 0 है, व्हाट इज द वी आउट। अब इसमें देख लें, ये सर्किट है आपका 15 के, ये डबल है, ये उससे क्या है 4 टाइम्स है, देखे ना 15 इंटू 4 60, और ये उससे 8 टाइम्स है। सही है। यानी ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। सही है। उसके बाद आर एफ कितना 10 के, अब अगेन इसमें भी डिफरेंट है, अब मतलब आर एफ डिफरेंट है, आर डिफरेंट है, तो इसमें आर एफ कितना है 10 के माइनस 10 के। ठीक है, जरा बेट पैटर्न क्या है 1101, ये कितना होता है, यानी 8 प्लस 4 12 13 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर एफ 10 के। सही है, नहीं सॉरी, डिवाइडेड बाय 15 के, 15 के आ जाएगा ना, 15 के। सही। ये देखना, इस फॉर्मूले में पुट करें, और 2 की पावर n माइनस 4 बिट का है ना, तो 2 की पावर ये 8 आएगा इसका आंसर, 2 की पावर 4 माइनस 2 पर 3 8 आएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके इसको वेरीफाई भी कर लें कि ये इतना आंसर इसका आता है। सही है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल वो आगे दे रहा है, वो कहता है कि जी वी रेफरेंस -5 है, R1 के, RF 470 है। अब वो कहता है सब की प्रैक्टिस करो। तो इस तरह से आप अपना जो वेटेड एवरेज जो है वो बाइनरी वेटेड डैक का सर्किट है ये। सही है। अच्छा, एक होता है R2R लैडर सर्किट, उसमें क्या होता है कि R2R लैडर, R2R। ठीक है, देखें जैसे इसमें देखें 2R है, फिर उसके बाद R, लेकिन फिर उसमें शंट में आप देखें यहाँ पे 2R आ गया, 2R R, फिर 2R, फिर R, फिर 2R, फिर R, फिर 2R, और फाइनली 2R है। ये सर्किट जरा देख लें, और ये ग्राउंड है। अच्छा, इसमें जो है वो नेगेटिव साइड को, इसमें इसके और भी सर्किट्स हैं, ये भी एक सर्किट है, और भी सर्किट है। ठीक है, तो ये भी एक सर्किट उनमें से एक। तो इसमें देखें ये है S0 S1 S2 S3। ठीक है, ये वाला MSB आपका S3, और ये जो S0 है ये LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सही है। तो ये जनाब आपका R2R लैडर सर्किट है, ये दूसरा सर्किट है। एक पहला सर्किट वो है बाइनरी वेटेड, ये क्या है R2R, इसको क्या बोलते हैं R2R। तो सेम इनपुट स्विच सेटअप एज बाइनरी वेटेड रेजिस्टर डैक, ऑल बिट्स पास थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 2R। सही है। तो S0, अभी जैसे ये मुझे बताओ ये कौन सा बिट पैटर्न है, बता सकते हो क्या है? वी रेफरेंस है ना, तो इसमें 0 0 0 1, S01 है, हाँ 0001, ये 0001 है। सही है। The less significant the bit, the more resistors the signal must pass through the before reaching the op amp। देखें ये आपके LS भी है ना, इससे इस तक पहुंचने में करंट को कितनी सारे रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ता है, इसलिए ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। सही है। और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस तरफ op amp के करीब। द करंट इज डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ 2 एट ईच नोड, हर नोड के बाद करंट जो है वो हाफ होता जाएगा इसमें, यानी यहाँ पे जो करंट है जाहिर है वो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। अच्छा, फिर इधर भी कुछ चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। द करंट इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 एट ईच नोड। सही है। अच्छा, इसका फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है कि V नॉट इज इक्वल टू वी रेफरेंस S3/2 प्लस S2/4 प्लस S1/8 प्लस S0/16। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 16 को आप कॉमन निकाल लें, यानी 2 की पावर n, 4 बिट का है ना, तो 2 की पावर n आपका 16 है। और इसमें आप अगर LCM इसका ले लेते हैं 1S0 प्लस 2S1 प्लस 4S2 प्लस 8S3 इंटू वी रेफरेंस, तो इसका फार्मूला जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा वी आउट इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू डी इन ओवर 2 की पावर n। डी इन क्या है, जो आप बिट पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रब वी रेफरेंस तकसीम 2 की पावर n, ये फार्मूला है इसका। इसके अकॉर्डिंगली जो है ये वाला जो R2R लैडर का सर्किट है ये अपनी आउटपुट जनरेट करेगा। अच्छा, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ वी नॉट ऑफ द 4 बिट R2R डैक, वी रेफरेंस 5 वोल्ट है, उसकी डिजिटल इनपुट कितना है 1010। तो इसमें आप देखें कि वी नॉट इज इक्वल टू 5 वोल्ट रेफरेंस इंटू 1010 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 यानी 16। ठीक है, तो 5 इंटू 10 ओवर 16 ये कितना दे रहा है 3.125 वोल्ट। अच्छा जी, और अच्छा इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं ना पॉजिटिव है,
इसमें ये देखें, इसमें इसमें वोल्टेज पॉजिटिव है, इसमें वो इन्वर्टर वाला काम नहीं हो रहा पहले की तरह। तो ये देखें इसमें ये आप खुद आप निकालेंगे कि जिसमें आपको वी रेफरेंस 5 वोल्ट की मैंने और 8 बिट का है, बटे में कितना आ जाएगा 16 और 5, फिर उसके बाद ज़रा डी इन ये है आपका। अच्छा ये आपका बड़ा, ये 8 बिट का लगा हुआ है, तो अगर 8 बिट का है तो अब बटे में क्या होगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और वी रेफरेंस कितना है आपका 5 वोल्ट है, और डी इन ये आपके सारे बिट पैटर्न है। सही है। तो ये था एक ब्रीफ आपको इन दो सर्किट्स का ओवरव्यू कि जिसमें हम डिजिटल वैल्यू को एनालॉग बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ योर ओप एम्प की मदद से। ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें कि ये जितने भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इसकी बैक एंड पे क्या चीज़ बैठी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अच्छा जी, फ़िल्टर्स जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें बैंड पास फ़िल्टर वैसे कैसे बनाते थे हम, हाई पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर को अगर हम सीरीज़ में लगा दें, ठीक है, तो उससे वो बैंड पास फ़िल्टर बन जाता है, और अगर उसको हम पैरेलल में लगाते थे तो वो उससे बैंड स्टॉप फ़िल्टर बनता था। ठीक है, फ़िल्टर वाले लेक्चर के अंदर। अच्छा, उसमें एक फैक्टर होता है, इसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर ऑफ अ बैंड पास फ़िल्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है क्यू फैक्टर ऑफ अ बैंड पास फ़िल्टर। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, यानी ये जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है ये एफ नॉट है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, द हायर द वैल्यू ऑफ क्यू द नैरोअर द बैंडविड्थ। क्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, क्यू की वैल्यू जो क्वालिटी फैक्टर है वो जितनी ज़्यादा होगी, ना नैरोअर द बैंडविड्थ उतनी ही कम होगी। ठीक है, एंड बेटर द सेलेक्टिविटी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एफ नॉट। यानी सिलेक्टिविटी से क्या मुराद है कि वो जो फिल्टर करने की उसकी जो सलाहियत है कि जिस फ्रीक्वेंसी को उसने फिल्टर करना है, यानी एफ नॉट है ना, एफ नॉट के इर्द गिर्द है बेसिकली, यहाँ पे ये एफ नॉट के इर्द गिर्द को जाने देगा, बाकियों को रिजेक्ट कर देगा, ऐसे ही है ना। तो अगर आपका क्यू फैक्टर बहुत हाई है, क्वालिटी फैक्टर, तो वो बहुत ही सेलेक्टिव फिल्टर है कि वो उसने उन फ्रीक्वेंसीज को बड़ा अच्छा टारगेट करना है। ठीक है, बहुत सिलेक्टिव फिल्टर। अगर आपका क्यू फैक्टर जो है वो कम है, इसका मतलब है कि वो फिर आपका इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, वो यानी वो बहुत उसके आसपास ज़्यादा जो है वो चली जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज आगे चली जाएंगी, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगी, इसमें बहुत सिलेक्टिव जो है फ्रीक्वेंसीज आगे जाएंगी, यानी सिलेक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो the quality factor of a band pass filter is the ratio of the center frequency to the bandwidth f naught over bandwidth. The higher value of the Q, the narrower the bandwidth, the better the selectivity for a given value of f naught. ठीक है, अब इसमें आप देखें ये जो ब्लू वाली है ये हाई Q है। ठीक है, हाई Q, और बैंडविड्थ इसकी क्या है, बैंडविड्थ क्या होती है एफ एच माइनस एफ एल, या एफ सी यू माइनस एफ सी एल, यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपर माइनस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर। ठीक है, ये करवाया हुआ है आपको पहले ना, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, और उसके बाद ये देखें आपका ये इसमें देखें आप जो ब्राउन वाली है वो लो क्यू है, और इसकी बैंडविड्थ क्या है, वाइड है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, एफ नॉट ओवर बैंडविड्थ। सही है। द हायर वैल्यू ऑफ द क्यू द नैरोअर द बैंडविड्थ एंड बेटर द सिलेक्टिविटी फॉर अ गिवन वैल्यू एफ नॉट। अगर क्यू आपका 10 से ज़्यादा है तो ये नैरो बैंड है, अगर आपका क्यू लेस से 10 है, ये एक जनरल एक स्टैंडर्ड है, क्यू 10 से ज़्यादा तो नैरो बैंड कहेंगे उसको हम, नैरो बैंड। और अगर क्यू 10 से कम है तो ये आपका नॉर्मली वाइड बैंड कहलाता है। ठीक है, उसको नॉर्मली वाइड बैंड होता है। ठीक है, तो ये एक था कॉन्सेप्ट, क्वालिटी फैक्टर फॉर अ फिल्टर, फॉर अ बैंड पास फिल्टर। सही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।